हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने वायंसी और फ्लोटेशन के काफ़ी केसेस सीखे हैं। अब आगे आप लोग फ्लोटेशन की कंडीशन पे ही एक और टर्म सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं मेटा सेंटर। ध्यान रखिएगा, मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट सिर्फ फ्लोटिंग बॉडीज़ पर ही एप्लीकेबल होता है। सबमर्ज्ड बॉडीज़ पर मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जो कि वाटर लिक्विड है, उस पे फ्लोट कर रही है। तो इसका जो CG है उसको कैपिटल G पॉइंट से इंडिकेट किया गया है। और इस बॉडी ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया उसका जो CG है यानी सेंटर ऑफ वायंसी जो है उसको कैपिटल B पॉइंट से इंडिकेट किया गया है। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि G ऊपर होगा और B जो है वो नीचे होगा। अब ये G और B को मिलाने वाला अगर हम एक लाइन खींचें तो ये लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल एक्सिस कहलाती है। नॉर्मल एक्सिस वर्टिकल होती है। ये स्टेबल कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक, ये बॉडी। अब हमने क्या किया, ये जो बॉडी था इसी को हमने थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने का मतलब है, डिस्प्लेसमेंट भी कई तरीके के होते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो मैकेनिक्स सीखी होगी उसमें आप लोगों ने सीखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट भी कई तरीके के होते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, पॉइंट कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक लाइन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को किसी एक एंगल पे टिल्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट में हमने क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तब जो सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसी होगी। अब ये सिचुएशन क्या है इसको हम लोग ज़रा देखते हैं। देखिए G और B ये तो प्रीवियस जो सिचुएशन थी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ वायंसी है। टिल्टिंग करने के बाद सपोज एक किसी इंस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट का सिचुएशन हुआ, जो स्टेज हुई, वो सपोज कुछ ऐसी है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी ऑब्जेक्ट का जो CG होता है उस ऑब्जेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाने पर भी उसका CG चेंज नहीं होता है। उसका CG एज इट इज़ रहेगा, जिस पॉइंट पर है उसी पॉइंट पर रहेगा ऑब्जेक्ट में। यानी G जो है वो फिक्स है और वो चेंज नहीं होगा। G मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ वायंसी की। तो ये तो सेंटर ऑफ वायंसी जो है ये प्रीवियस कंडीशन के लिए था और इनसे होकर जो एक्सिस जा रही थी ये नॉर्मल एक्सिस थी। अब होगा क्या कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने दिया तो देखिए, सपोज पहले ये जो लेयर था ऐसे जा रहा था,
ये लेयर जो था सपोज ऐसे जा रहा था, लेकिन अब वाटर का लेयर जो है वो ऐसे जा रहा है। मतलब पहले क्या था, इतना 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 पार्ट, इस ऑब्जेक्ट का इतना पार्ट जो है वो वाटर के अंदर था, और वाटर के अंदर था मतलब इतना इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसने डिस्प्लेस किया हुआ था। तो उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो सीजी था वो बी था। लेकिन अब देखिए, अब करंट कंडीशन क्या हो गई, ये वाटर लेवल बन गया और इतना पार्ट अब डूबा हुआ है। अब देखिए, पहले अलग वॉल्यूम डूबा हुआ था, मतलब पहले अलग वॉल्यूम ऑफ या शेप बोलें, अगर मे बी वॉल्यूम में बराबर भी होगा वाटर जो डिस्प्लेस हुआ, लेकिन शेप इसका अलग होगा। तो शेप, पहले दूसरे शेप का वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रहा था, उसके बाद दूसरे शेप का वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होने लगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका सीजी भी चेंज हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ वायंसी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले सेंटर ऑफ वायंसी क्या था, बी था, कैपिटल बी था। बाद में सेंटर ऑफ वायंसी जो है वो एक नई लोकेशन पर शिफ्ट हुआ, जिसको हमने B1 से इंडिकेट किया है। ये देखिए, B1 से इंडिकेट किया है, ये B1 है। और इसी सेंटर ऑफ वायंसी पे ये फोर्स ऑफ वायंसी भी, या वायंसी फोर्स जो है वो एक्ट करेगा वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अब देखिए, अगर इसी न्यू सेंटर ऑफ वायंसी से एक वर्टिकल लाइन खींची जाए, इसी न्यू सेंटर ऑफ वायंसी से एक वर्टिकल लाइन खींची जाए, और जो पहले जो नॉर्मल एक्सिस थी, मतलब कि जी और बी से होकर जाने वाली जो लाइन थी उसको भी आगे बढ़ा दें, तो ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे कट हो जाती हैं। ये पॉइंट मेटा सेंटर कहलाता है, और इस पॉइंट को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। ये तो हुआ मतलब कि थ्योरेटिकली बातें हुई। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो स्टेबल कंडीशन में है, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G और सेंटर ऑफ वायंसी B है, और इन दोनों से होकर जाने वाली जो लाइन है उसे हम लोग नॉर्मल एक्सिस कह रहे हैं, जो कि वर्टिकल है। अब अगर हम उस बॉडी में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो बॉडी जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम अगर उसका ये डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा टिल्डेट होती है। तो जब टिल्डेट होगी तो पहले जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर या जिस शेप का वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रहा था, अब वो चेंज हो जाएगा। जब वो चेंज हो जाएगा तो जो न्यू शेप बनेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड का, उसका सीजी भी पहले की पोजीशन से हटकर किसी दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। मान लीजिए वो सीजी B1 पर आ गया, यानी सेंटर ऑफ वायंसी जो है वो B1 हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी जो है वो चेंज नहीं होता है। तो अगर हम लोग जो नॉर्मल एक्सिस थी उसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, और जो नया सेंटर ऑफ वायंसी मिला है, मतलब B1 मिला है, उसको हम उससे एक वर्टिकल लाइन डालें, तो ये नॉर्मल एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगी। ये पॉइंट ही मेटा सेंटर कहलाता है। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल तरीके से देखते हैं कि एक्चुअल में मेटा सेंटर क्या होता है। मेटा सेंटर होता है जब कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ कोई आप एक बाउल ले लीजिए या शिप ले लीजिए कोई भी, और उसको एक साइड से थोड़ा सा झुकाकर छोड़ दीजिए, मतलब एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए। तो वो जो शिप है या वो जो बाउल है
वो अपनी ही पोजीशन पर, सपोज़ ये ऐसा था, ठीक है, ऐसा था, इसके अंदर वाटर नहीं भरा था, ये वाटर यहाँ और यहाँ था। अब क्या किया गया, इसको ऐसे एक पर्सन ने इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे इधर धक्का दिया और छोड़ दिया। तो ये बाउल करने क्या लगता है, ये बाउल किसी एक पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट होने लगता है। मतलब थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन ऐसे होगी, थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। तो इस पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट होने लगता है, जैसे कि पेंडुलम होता है, कुछ ऐसा, ठीक। तो उस पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट होने लगता है। तो जिस पॉइंट के अबाउट ये ऑक्सीलेट होता है, उस पॉइंट को मेटा सेंटर बोलते हैं, ठीक। तो ये मेटा सेंटर है। अब देखिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, उनको होता है एक पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी ऑक्सीलेट करना स्टार्ट करती है जब उसमें एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है तब। मेटा सेंटर क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ वायंसी और नॉर्मल एक्सिस का मीटिंग पॉइंट होता है। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट ये डिस्टेंस मेटासेंट्रिक हाइट है। मतलब M से G के बीच की डिस्टेंस को हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। मतलब कि मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट के डिटर्मिनेशन के लिए दो फॉर्मूले या दो तरीके मेथड आपको सीखने हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो एनालिटिकल मेथड और जो सेकेंड मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो एनालिटिकल मेथड है वो हम लोग देखते हैं। तो एनालिटिकल मेथड क्या होता है, एनालिटिकल मेथड क्या होता है कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ABCD ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये A जो है, ABCD नहीं बोलेंगे, ये देखिए A और B क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है A, जहाँ से वाटर लेयर उस ऑब्जेक्ट को टच कर रही है वो पॉइंट है A। इसी तरह दूसरी साइड पॉइंट है B, C पॉइंट नीचे है, D पॉइंट इधर है, ठीक। तो ABCD एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लोट कर रहा है वाटर पर। अब इस ऑब्जेक्ट का CG जो है वो G है और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो कैपिटल B है। अगर इस ऑब्जेक्ट में कुछ थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी। इसको हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे मैं भी। ज़रा ये देखिए, ये जो ABCD दिख रहा है इसी का ये जो है C, देखिए C जो फिगर बना हुआ है ये इसका प्लान बनाया गया है। तो प्लान होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से हम लोग देखते हैं, देखने में कैसा दिखता है वो उसका प्लान होता है। तो हमें क्या करना है, ये जो AB लेयर दिख रही है इस AB लेयर से इस ऑब्जेक्ट को कट करना है और ऊपर से देखना है। तो ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए ये जो डिस्टेंस दिख रही है यही क्या है, ये डिस्टेंस ये दिख रही है, ठीक है। तो जहाँ से वाटर लेयर है वहाँ से कट करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए हमेशा, ऊपर या नीचे नहीं। अभी रेक्टेंगुलर के केस में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे हम लोग वाटर लाइन पे कट करें, वाटर लाइन के नीचे कट करें या वाटर लाइन के ऊपर कट करें। लेकिन मान लीजिए कि जो हमारा शेप हमें दिया जाए, ऑब्जेक्ट का जो शेप हमें दिया जाए वो शेप ट्रेपेजॉइडल हो, सपोज ट्रेपेजॉइडल हो,
तो तब तो डिफरेंस पड़ेगा ना। जैसे कि मान लीजिए ऐसा शेप हमें दिया गया, ऐसा शेप दिया गया, ये वाटर लेयर है। तो अब वाटर लेयर अगर यहाँ जाती है तो सेक्शन अलग बनेगा, ऊपर से देखने पर यहाँ पे होगा तो सेक्शन अलग बनेगा, यहाँ पे होगा तो सेक्शन अलग बनेगा। तो हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि जहाँ से वाटर लाइन टच कर रही होती है ऑब्जेक्ट को, उसी जगह का प्लान हमें बनाना होता है। तो अब देखिए ये जो वेड्ज दिख रहा था सामने से, ये इसका लेंथ जो है वो L है, तो ये शो है। और ये जो है ये YY एक्सिस शो है। YY एक्सिस आप लोग देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस नहीं है, ठीक है। अब इसी YY एक्सिस के पैरेलल पे एक स्ट्रिप कट की गई है जिसका लेंथ जो है वो L और जिसका थिकनेस जो है वो dx है। और ये स्ट्रिप जो है वो YY एक्सिस के एक साइड x डिस्टेंस पर ली गई है। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें दिया जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए कुछ ऐसा ही थोड़ा सा डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं। तो जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट था पहले, ये ऑब्जेक्ट था पहले, और ये AB पे जो है ऐसे AB पे जो है वाटर लाइन थी। अब क्या हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो अब न्यू वाटर लाइन जो बन गई वो क्या आ गई, ये A' B' बन गई, A' B' बन गई। तो CG ऑफ द ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा, तो ये पोजीशन एज इट इज़ है, लेकिन सेंटर ऑफ वायंसी चेंज हो जाता है। तो पहले जो वायंसी फोर्स सेंटर ऑफ वायंसी था वो था कैपिटल B, और बाद में यही सेंटर ऑफ वायंसी जो है वो B1 हो गया। अब इतना एक और चीज़ हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करता है, और सेंटर ऑफ वायंसी पे वायंसी फोर्स एक्ट करता है। इतना भी क्लियर है। अब ये जो नॉर्मल एक्सिस है और ये जो न्यू सेंटर ऑफ वायंसी है, इससे वर्टिकल लाइन खींची जाए तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करता है, जिसे हम लोग मेटा सेंटर बोलते हैं। हमें मेटासेंट्रिक हाइट निकालना है, मतलब हमें GM की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। G का वैल्यू और B का वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट किया जा सकता है, और ये आप लोग सीख चुके हैं। मतलब किसी भी रेफरेंस पॉइंट से G का पोजीशन और किसी भी रेफरेंस पॉइंट, उसी रेफरेंस पॉइंट से B का लोकेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो BG का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। इतना हमें डेटा पता है। अब होगा क्या कि जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तब पहले ये वाटर लाइन थी, अब नया वाटर लाइन ये हो गया। ये अगर हम इस पॉइंट को O माने तो पहले क्या था, OB था, बाद में क्या हो गया, OB' हो गया। एक्स्ट्रा पोर्शन, एक्स्ट्रा वेड्ज जो है वो वाटर के लेयर के अंदर गया, एक्स्ट्रा वेड्ज जो है वो वाटर की लेयर के अंदर गया। जब ऐसा हुआ तो जब एक्स्ट्रा पोर्शन वाटर के अंदर गया तो वॉयेंट फोर्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पोर्शन वाटर के अंदर जाएगा वॉयेंसी फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए वॉयेंसी फोर्स में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, और वो इंक्रीज़ कितना हुआ, DFB हुआ। अब ज़रा दूसरे साइड पे भी ध्यान देते हैं। दूसरा साइड क्या है, ये वेड्ज AOA'। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो OA लाइन है ये पहले वाटर लेवल थी, और अब क्या है, ये OA' वाटर लेयर है। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो पोर्शन, इतना पोर्शन दिखा, ये पोर्शन पहले वाटर के अंदर था, और बाद में क्या पोजीशन हुई कि ये वाटर लेयर जो है वो वाटर के ऊपर चला गया। ये जो ऑब्जेक्ट का इतना पार्ट वाटर के ऊपर चला गया। जब वाटर से ऊपर हट गया तो ये वॉयेंसी फोर्स में डिक्रीज़ कर देगा,
ये पार्ट पहले अंदर था तो इसकी वजह से कुछ वायंसी फोर्स लग रहा था, लेकिन अब ये बाहर हट गया है तो ये वायंसी फोर्स में थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया इसने। तो कितना डिक्रीज़ किया, ये DFB डिक्रीज़ किया। अब अगर आप देखें पूरा ऑब्जेक्ट को, अब एक साथ देखिए अगर, तो ये DFB इंक्रीज़ किया और ये DFB डिक्रीज़ किया। ये जो लोकेशन हमने शो की हैं, हम ये मानते हैं कि ये क्या है, अपनी अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ऑलरेडी शो किया गया है। ये जो हमारा बायंसी फोर्स का छोटा सा पार्ट है वो। तो अब जो दिख रहा है वो क्या है कि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कुछ डिस्टेंस पर लग रहे हैं। तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक कपल क्रिएट करेगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कुछ डिस्टेंस पर लग रहे हैं तो ये एक कपल क्रिएट करेगा। अब इस कपल का डायरेक्शन देखिए क्या होगा। इस कपल का डायरेक्शन होगा ये। तो ये क्या है, ये है एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो पहले जो डिस्प्लेसमेंट किया गया था वो अगर ध्यान हो तो क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट किया गया था। और अभी जो वायंसी फोर्सेस की में इम्बैलेंस की वजह से जो कपल क्रिएट हुआ वो क्लॉकवाइज क्रिएट हुआ। ओके, तो ये क्या करेगा, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया गया है तुरंत ही ये क्रिएट होगा क्लॉकवाइज, तो ये तुरंत ही उसको बैलेंस करेगा और अपनी प्रीवियस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर हुई, वो क्या हुआ, ये B, ये जो वायंसी सेंटर ऑफ वायंसी है ये पहले B पोजीशन पर थी और डिस्प्लेसमेंट के बाद ये B1 पोजीशन पर शिफ्ट हुई। तो एक पॉइंट जब एक फोर्स का एक्टिंग पॉइंट जब चेंज होता है, इसका मतलब क्या कि पहले फोर्स किसी दूसरी पॉइंट पर लग रहा था और बाद में वही फोर्स किसी दूसरे पॉइंट पर लगने लगा। जब ऐसा सिचुएशन हुआ तो इसकी वजह से भी तो मोमेंट क्रिएट होगा और इसकी वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा वो किधर की साइड क्रिएट होगा, ये देखिए इधर से इधर शिफ्ट हुआ है ना। तो ये कैसा होगा, ये भी क्या होगा, ये कैसा क्रिएट होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट होगा। ठीक, तो इस तरह हमें दो कपल मिल गए। एक क्या हुआ कि B से B डैश B1 तक शिफ्ट हुआ वायंसी फोर्स, वो कपल मिला। और ये जो है ये टोटल बॉडी के लिए है। और ये जो स्मॉल DFB वेडजेस के थ्रू जो इनबैलेंस हो रहा है वायंसी फोर्सेस का, इनकी वजह से भी कपल क्रिएट हुआ और दोनों का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये जो B से B1 शिफ्ट हुआ है, जो सेंटर ऑफ वायंसी B से B1 शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट ही क्यों हुआ है, इन्हीं वेडजेस की वजह से। तो ये जो वेडजेस हैं इन्हीं वेडजेस की वजह से तो ये इधर से इधर शिफ्ट हुआ है। मतलब ये वेडज डाउनवर्ड, ये वेडज नीचे आ गया, ये वेडज ऊपर चला गया, तभी तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी चेंज हुआ। अब जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हुआ। तो उसी वजह से तो B जो है वो B1 पर शिफ्ट हुआ। मतलब कि ये जो स्मॉल पार्ट हमें दिख रहे हैं, इन्हीं को अगर हम मतलब पूरी बॉडी के लिए हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें इसके बराबर मोमेंट जो है वो मिल जाएगा। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है और हम इन दोनों के इनके थ्रू मोमेंट निकालेंगे और इस मोमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे और फिर इक्वल कर देंगे B से B डैश में शिफ्टिंग की वजह से मोमेंट में। तो ये कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। जो चीज़ें मैंने बोली हैं वही चीज़ें ये सब लिखा हुआ है।
अब थोड़ा सा डेरिवेशन प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। तो देखिए, ये जो स्ट्रिप दिख रही है, ये देखिए, ये जो स्ट्रिप दिख रही है, ये अब थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ेगा। एक बुक ले लीजिए, एक मोटी सी बुक ले लीजिए, उस बुक को ऊपर से देखिए। एक रेक्टेंगुलर बुक लीजिए, उसको ऊपर से देखेंगे जब, उसमें एक सेंटर लाइन वाई वाई बना दीजिए। जैसे ये आपने एक बुक लिया, इस बुक को आप ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, इस पे आप सेंटर वाई वाई लाइन बना लीजिए और इसी वाई वाई के पैरेलल पर एक ये एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस का एक लाइन बना लीजिए। अब इस बुक को सामने से देखिए, सामने से देखेंगे तो ये डायमेंशन दिखेगी, बाकी ये सब पीछे का कुछ नहीं दिखेगा, ये डायमेंशन दिखेगी। मतलब कुछ ऐसे हम देखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। ये व्यू देखिए, जब आप ये व्यू देखेंगे और इस व्यू में ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपने बनाई थी, इस लाइन को इस व्यू में आप देखेंगे तो ये कहीं आपको क्या मिलेगी, आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे मिलेगी, एक पॉइंट के फॉर्म में ये लाइन जो है वो दिखेगी। अब अगर इसी लाइन का थिकनेस हमें निकालने को बोला जाए, मतलब कि यही लाइन जो है यहाँ कहाँ लाई करेगी, यही लाइन जो है ये कुछ ये जो है ये टिल्डेड पोर्शन जो है बना हुआ है, तो यही लाइन जो है वो यहाँ कहीं पे ऐसे लाई करेगी, ऐसे। अगर हम लोग इसका थिकनेस देखेंगे, थिकनेस मतलब कि ये डिस्टेंस, मतलब कि ये थिकनेस जो हमें सामने से दिखेगा वो तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, ऐसा। अब अगर हमें ये थिकनेस चाहिए, ये थिकनेस चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? ये थिकनेस अगर हमें चाहिए तो वो थिकनेस हमें निकालना है। कैसे निकालना है? देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? ये x है। x डिस्टेंस के बाद ही तो जो लाइन हमने मानी है dx थिकनेस की वो है। और ये एंगल जो है ये थीटा एंगल है। थीटा एंगल क्या है? थीटा एंगल बन कहाँ रहा है? वो थीटा एंगल इसके बीच ऐसे थीटा एंगल बन रहा है। अब चूंकि जितना एंगल यहाँ बनेगा, मतलब कि B1 पे बनेगा, उतना ही एंगल B डैश पे बनेगा और उतना ही एंगल A डैश पे बनेगा, थीटा, ठीक है। तो अगर हमें थिकनेस ऑफ द लाइन चाहिए, डेप्थ ऑफ द लाइन चाहिए, जो लाइन हमने एक्स्ट्रा बनाया है, तो इंटू ये एंगल B डैश यानी x इंटू थीटा हो जाएगा। हाइट, मेनली हम क्या चाहते हैं, हम इस स्ट्रिप को ऊपर से नीचे तक देखना चाहते हैं और उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। इस वेड्ज में जो थिकनेस आ रही है उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। तो जब वॉल्यूम चाहिए तो मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, कुछ ऐसा हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए, हमने पहले क्या किया, हाइट निकाला। हाइट क्या है? x इंटू थीटा आ गया। x इंटू थीटा आ गया तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और थिकनेस क्या है? dx थिकनेस थी, तो dx मल्टीप्लाइड बाय x थीटा। अब l लेंथ है, अगर l लेंथ है तो फिर वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रिप क्या हो जाएगा? l का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें टोटल क्या चाहिए? टोटल हमें वॉल्यूम चाहिए उस स्ट्रिप का नीचे तक, उस वेड्ज में कितना वॉल्यूम कैप्चर कर रहा है ये चाहिए। तो सिंपल x डिस्टेंस पर x थीटा उसकी डेप्थ है और dx मतलब कुछ ऐसा समझिए कि dx ये है, ये जो थिकनेस है वो है x इंटू थीटा है, x इंटू थीटा है। और ये पीछे साइड ऐसे अगर 3D व्यू देखें तो ये पीछे साइड ये जो है ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह हमें वो जो एक्स्ट्रा जो वेड्ज बनाया गया है, छोटा सा जो dx डिस्टेंस का जो लाइन बना हुआ है, उसका वॉल्यूम जो है वो हमें मिल गया। अब अगर इसी वॉल्यूम में कितना वाटर आ जाएगा, उसका अगर हमें वेट चाहिए तो कैसे निकालेंगे? रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो वेट डेंसिटी रो इंटू जी, और
वॉल्यूम की जगह एज इट इज़ ये। अब ये जो स्मॉल स्ट्रिप आ गया, ये जो स्मॉल स्ट्रिप है उसका थिकनेस क्या है, dx है, जो कि क्या है x डिस्टेंस पर है y एक्सिस से। अब इसका जो वेट है वो इतना है, यही जो यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। अब अगर आपको ये ध्यान हो, ये देखिए, फिर से आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, तो एक स्ट्रिप आपको इधर दिखेगी, दूसरी स्ट्रिप क्या होगी, इधर दिखेगी। क्योंकि अगर देख रहे हो आप लोग तो आप यहाँ पर जो हमने बनाया स्ट्रिप वो सिर्फ एक साइड ही बनाया है, दूसरी साइड भी ऐसे ही स्ट्रिप बनेगी। तो दूसरी साइड जो स्ट्रिप बनेगी वो भी क्या होगा, सेम जैसा इधर जो उसका वेट है वही उधर साइड भी वेट वगैरह वो कैरी करेगा। तो टू वेट, एक एक्सिस वाई उसके एक साइड जितना वेट है वही सेम वेट दूसरी साइड भी क्रिएट होगा। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं और जिसकी वजह से कपल क्रिएट होगा, और इस कपल का जो मोमेंट होगा वो हमें निकालना है। इसी मोमेंट को इंटीग्रेट कर देना है और B से B1 शिफ्टिंग के लिए इसे बराबर कर देना है। तो इस मोमेंट, इस कपल का जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, ईच स्ट्रिप का वेट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिप्स, टू वेट्स। तो आपको ध्यान हो अगर, तो ये वाई एक्सिस है, एक स्ट्रिप इधर है, एक स्ट्रिप इधर है, एक्स डिस्टेंस इधर, एक्स डिस्टेंस इधर, मतलब x प्लस एक्स 2x। दोनों स्ट्रिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2x है और दोनों का वेट सेम है, तो वेट ये हो गया x प्लस एक्स 2x। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे वेड्ज का मोमेंट, कपल का मोमेंट हमें मिल जाएगा। तो हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के रख दिया। अब जो सेंटर ऑफ वायंसी B ने न्यू पोजीशन ली, B1 पोजीशन ली, इस न्यू पोजीशन की वजह से जो शिफ्टिंग हुई, इस शिफ्टिंग से एक फोर्स जो Fb जो लग रहा था वो एक जगह से दूसरी जगह तक लगने लगा। इसकी वजह से भी एक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये तो रिजल्टेंट हैं, तो इसकी वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, B से लेकर B1, तो B1 डिस्टेंस। अब फिर से आपको डायग्राम देखना होगा क्योंकि हमें B1 की लोकेशन अब डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए इसको, ये देखिए हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए ये B1। तो अगर ये थीटा एंगल बहुत कम है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये B1 जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखी गई है, BM वो डिस्टेंस थी मल्टीप्लाइड बाई थीटा। अब चूँकि फ्लोटिंग कंडीशन है इसलिए सेंटर फोर्स ऑफ वायंसी और वेट ऑफ द बॉडी दोनों सेम होगा, चूँकि फ्लोटिंग कंडीशन है इसलिए। तो Fb को हमने रिप्लेस कर दिया W से और इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। इनिशियल ही हमने बताया कि वेड्जेस की वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है उनका अगर हम समेशन कर दें तो दोनों साइड का जो समेशन कर दें अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यही शिफ्टिंग वाला मोमेंट के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने बराबर कर दिया। अब आगे देखते हैं, B इंटू BM इंटू थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 रो G एक्स स्क्वायर थीटा L dx। अब इसमें देखिए 2 रो G और थीटा ये है कॉमन, तो हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा वो देखिए एक्स स्क्वायर L dx ये बचा।
तो L इंटू डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जो स्ट्रिप हमने बनाई थी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिप्रेजेंट करता है। L इंटू डी एक्स उस स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऊपर से देखने पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिखता है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम डी ए से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स की जगह हमने रख दिया डी ए, तो क्या बच गया, ये बच गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मोमेंट यानी सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए उस स्ट्रिप का सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पर सेंटर लाइन के दोनों साइड हमने यहाँ पर बेस सेंटर को ले लिया है, अगर हम लोग एक साइड से स्टार्ट करते तब हमें 2 टाइम्स नहीं करना पड़ता, हम हर जगह 2 टाइम्स चीज़ें कर रहे हैं। तो सेंटर से हमने चूंकि लिया है स्ट्रिप का जो बेस है वो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसलिए 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए इक्वल टू आई होगा, ये नीचे मेंशन है। दिस वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये आई हो जाएगी। आई क्या है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है। किसके अबाउट है, वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वाई वाई एक्सिस जो है वो क्या है, माइनर एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो देखिए ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए की जगह हो गया आई, तो हो गया क्या, रो जी आई, ये रो जी आई, और ये डब्ल्यू इंटू बी एम एज इट इज़ रहेगा। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, बी एम इक्वल टू रो जी आई बाई डब्ल्यू, ये मिला। अब इसको एक इक्वेशन बना के रखिए। अब डब्ल्यू को थोड़ा सा देखते हैं, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू जो है वो वेट ऑफ द बॉडी है, और वेट ऑफ द बॉडी है तो कैसे ये वैल्यू वेट ऑफ द बॉडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें नहीं पता है तो वेट ऑफ द बॉडी जो है वो वायंसी फोर्स के बराबर होगा, और वायंसी फोर्स किसके बराबर है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इक्वल टू वेट डेंसिटी, वाटर का वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इक्वल टू किसके बराबर हुआ, जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी डूबा हुआ है वाटर के अंदर, मतलब सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक, तो W इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी ये टोटल वॉल्यूम को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और जितना सबमर्ज होता है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी कट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बी एम इक्वल टू क्या था, रो जी आई बाई डब्ल्यू, और इस W की वैल्यू को अब हम लोग रख देते हैं, तो बी एम इक्वल टू रो जी आई बाई डब्ल्यू, रो जी वी कट इक्वल टू, तो बी एम इक्वल टू क्या हो गया, आई बाई वी कट। तो आई क्या है, जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई, यानी वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ तक ये बात तो क्लियर है कि बी वी हो गया। अब वी क्या है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, और आई क्या है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जी एम इक्वल टू जी एम, ये इसके लिए आपको डायग्राम आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये डायग्राम, ये देखिए आपको ये वैल्यू चाहिए, जी एम की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप एम बी की वैल्यू में से बी जी की वैल्यू को माइनस कर दें तो आपको जी एम की वैल्यू मिल जाएगी। और अभी अभी आप लोगों ने एम बी की वैल्यू या बी एम की वैल्यू कैलकुलेट की है आई बाई वी। ठीक है, ये देखिए
Gm की वैल्यू कैलकुलेट की है I बाई वी और Gm इक्वल टू बी एम माइनस बी जी, तो I बाई वी माइनस का बी जी, और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जिसमें से बी जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी के बीच का डिस्टेंस है। क्योंकि किसी भी बेस से जी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अलावा सेंटर ऑफ बॉयंसी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी जी हम अलग अलग सिचुएशंस के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा जो आई बाई वी है, मतलब आई मतलब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वी मतलब सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो ये भी चीज़ें हमें पता होंगी, तो उससे हम लोग जी एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जीएम की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव इनका भी कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे सीखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में और फ्लोटिंग बॉडी में सीखेंगे। तो अभी के लिए जो आप लोगों ने आज सीखा वो क्या सीखा, मेटा सेंटर क्या है, मेटा सेंटर को एक्चुअल में मतलब फिज़िकली हम मेटा सेंटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एनालिटिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू का डिटर्मिनेशन के मेथड्स, दो मेथड्स होते हैं, एनालिटिकल मेथड जिसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने सीख लिया है और इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग सीखेंगे फर्दर, और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल मेथड जो कि अभी सीखेंगे, थोड़ी देर में आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है। थैंक यू क्लास।